ह्यूमन जियोग्राफी मानव भूगोल। मानव भूगोल की परिभाषा। ह्यूमन जियोग्राफी डील्स विद डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फिनोमिना व्हिच क्रिएटेड बाय ह्यूमन एंड ऑन सरफेस। सतह पर मानव निर्मित प्रक्रमों का विवरण और वर्गीकरण ही मानव भूगोल कहलाता है। इसको 6 भागों में बांटा गया है। इकोनॉमिक्स जियोग्राफी, कल्चरल जियोग्राफी तथा पॉपुलेशन जियोग्राफी, पॉलिटिकल जियोग्राफी, एग्रीकल्चर तथा हिस्टोरिकल। इसको 6 भागों में बांटा गया है। आर्थिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल तथा जनसंख्या से संबंधित भूगोल, पॉलिटिकल भूगोल वहाँ की स्थिति कैसी, राजनीतिक स्थिति कैसी है, वहाँ की कृषि कैसे है, तथा हिस्टोरिकल वहाँ का इतिहास कैसा है। इसको इसी आधार पर इसको 6 भागों में बांटा गया है। और जो ये मानव भूगोल है यह मानव और पर्यावरण के बीच के संबंधों को प्रदर्शित करता है। इट एक्सप्लेन रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट। मानव भूगोल का अध्ययन करने वाले जो थे उनको जियोग्राफर्स कहा जाता है, भूगोलवेत्ता कहा जाता है। और जो ये सजेस्टेड डिफरेंट थॉट, और इनके द्वारा जो अभिधारणाएं, जो विचार दिया जाता है, आइए उसको देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में। अगर हम देखें तो जो जल है वो प्रकृति द्वारा निर्मित है, और इसका दोहन जो कर रहा है, इसका उपयोग कौन कर रहा है, वो मनुष्य कर रहा है। मनुष्य इस पर बांध बना रहा है, डैम बना रहा है, और इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी जल विद्युत का उत्पादन कर रहा है, और इससे डैम से इरिगेशन कर रहा है, सिंचाई कर रहा है। तो जो डैम बना है वो मनुष्य द्वारा बनाया गया है, जो बांध है वो मनुष्य द्वारा बनाया गया है, वो आर्टिफिशियल है, वो प्राकृतिक नहीं, वो कृत्रिम है। और जहाँ पर प्राकृतिक और कृत्रिम रूप का, यानी कि जहाँ पर जो जल है वो नेचर द्वारा बनाया गया है, लेकिन जो डैम है, जो बांध है, वो मनुष्य द्वारा बनाया गया। तो इसे हम क्या कहेंगे, जहाँ पर भूगोल की एक ऐसी शाखा जो मानव और पर्यावरण के बीच में संबंध स्थापित करे, उससे हम पर्यावरणवाद कहते हैं। जो पर्यावरणवाद, और इनको हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझते हैं। पहला तो आता है निश्चयवाद। निश्चयवाद मतलब डिटरमिनिज्म, संभव्यवाद, पॉसिबिलिज्म, संभावनावाद, प्रोबेबिलिटिज्म, इनको संभव्यवाद, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे डिटरमिनिज्म यानी कि निश्चयवाद। और जो निश्चयवाद जो डिटरमिनिज्म को जो सजेस्ट करता है उसको जो समझाता है, उसे हम डिटरमिनिस्ट कहते हैं, निश्चयवादी कहते हैं। और ये जो निश्चयवादी होते हैं, निश्चयवादी लोगों ने क्या कहा, लोगों ने प्रकृति को सुपीरियर कहा, यानी कि इन्होंने सर्वोपरि किसे रखा, तो प्रकृति को रखा। इन्होंने कहा कि जो अगर सर्वोपरि कोई है तो पर्यावरण है, और मानव जो है वो प्रकृति का दास है। They suggested that environment control all activity on human। इन्होंने कहा कि जो पर्यावरण है वो मानव की सभी गतिविधियों का निर्धारण करता है। ये लोग भाग्यवादी थे, कर्मवादी नहीं थे, भाग्यवादी थे। ये भाग्य पर विश्वास रखते थे। इन्होंने कहा कि जो कर्म में लिखा होगा वही होगा, अन्यथा कुछ नहीं होगा। अगर प्रकृति हमें जैसे ढालेगी, ये प्रकृति जैसे चाहेगी हमें वैसे बनाएगी। ये लोग भाग्यवादी थे। इन्होंने कहा इन्होंने भाग्य को सर्वोपरि रखा। और ये लोग कर्म पर विश्वास नहीं करते थे। दे डोंट बिलीव इन कर्मा, इन्होंने कर्म पर विश्वास नहीं किया। और डोंट सपोर्ट ह्यूमन इफेक्ट, और इन्होंने मानव के प्रयासों का समर्थन नहीं किया। इसके स्टेटमेंट में अरस्तु का एक सिद्धांत आया, उन्होंने भी प्रकृति को सर्वोपरि रखा। उन्होंने कहा किसी भी स्थान पर रहने वाले लोगों पर जलवायु का पूरा प्रभाव पड़ता है, यानी कि जलवायु क्या है, जलवायु भी प्रकृति है, यानी कि नेचर द्वारा बनाया गया है, और इन्होंने नेचर द्वारा दिया गया है। तो इन्होंने भी यही कहा कि जो प्रकृति है वो सर्वोपरि है। इन्होंने 2 क्षेत्रों का अध्ययन किया, कोल्ड रीजन तथा हॉट रीजन, गर्म क्षेत्रों वाले लोग तथा ठंडे क्षेत्रों वाले लोग। अगर हम ठंडे क्षेत्र वाले लोगों की बात करें तो इन्होंने कहा वे थॉटफुल नहीं होते हैं, वो पावरफुल होते हैं।
यानी कि वे लोग विचारवादी नहीं होते हैं लेकिन साहसी होते हैं, और ये शासन स्थापित करने में ये सक्षम नहीं होते हैं। हॉट रीजन का अध्ययन क्या है सुनिए। तो इन्होंने कहा कि ये लोग थॉटफुल तो होते हैं, यानी कि विचारवादी तो होते हैं, लेकिन ये लोग पावरफुल नहीं होते हैं, और ये लोग भी शासन चलाने में असमर्थ होते हैं। फिर शासन कौन चलाएगा? शासन चलाएंगे मेडिटेरियन सी वाले लोग, क्यों? वो शासन चलाने में सर्वोपरि होते हैं। अगर इन्होंने कहा कि जो हॉट रीजन वाले लोग हैं वो इरिटेटेड होते हैं, ज़्यादा गुस्सा वाले उन्हें आता है, और उनका स्वभाव जो होता है कठोर होता है। एग्जाम्पल के रूप में इन्होंने कहा कि सहारा मरुस्थल वाले लोग, और रेनफॉल जहाँ पर अधिक वर्षा होती है, जैसे उनका हृदय वे दयालु हृदय वाले होते हैं, जैसे ईरान, इंडिया, साउथ अमेरिका वाले लोग। तो इन्होंने कहा जो दो क्लाइमेटों, ये सब किसके कारण हो रहा है? तो ये सब जलवायु के कारण हो रहा है। यानी कि अगर जलवायु में बदलाव हो रहा है तो पर्यावरण में बदलाव हो रहा है। अगर किसी स्थान की जलवायु में परिवर्तन हो रहा है तो वो किसके कारण हो रहा है? वो प्रकृति के द्वारा हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि अगर जैसे 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 पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है, वैसे वैसे मनुष्य के स्वभाव में भी परिवर्तन हो रहा है, और इसी कारण इन्होंने कहा कि जो प्रकृति है वो सर्वोपरि है। और इन्होंने इसलिए कहा कि जो भूमध्य सागरीय वाले क्षेत्र हैं वो शासन चलाने में क्यों सक्षम है? क्योंकि वहाँ पर दोनों प्रकार के जलवायु वाले लोग पाए जा रहे हैं। हॉट क्लाइमेट वाले हॉट रीजन वाले तथा कोल्ड रीजन वाले, गर्म जलवायु और ठंडी जलवायु क्षेत्र वाले लोग दोनों प्रकार के पाए जा रहे हैं। इसी कारण वे लोग शासन चलाने में सक्षम हैं। कुल मिलाकर इनका स्टेटमेंट यही था, इनकी अवधारणा इन्होंने यही दी कि जो प्रकृति है वो सर्वोपरि है, और प्रकृति मनुष्य को अपने हिसाब से ढालता है। मनुष्य प्रकृति के हाथों की कठपुतली है। इसके समर्थन में दूसरे वैज्ञानिक आए, इमैनुअल कांट। कांट ने भी निश्चयवाद के समर्थन थे। इन्होंने ट्राइब्स की स्टडी की, जनजातियों पर अध्ययन किया, तथा इन्होंने कहा कि जो नेचर है, क्लाइमेट है, उसका पूरा प्रभाव ह्यूमन पर पड़ता है। यानी कि जो जलवायु है और प्रकृति है, इसका पूर्ण रूप से प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। इन्होंने यह भी कहा कि जो चीन वाले लोग हैं उनकी आंखें छोटी किस कारण होती है। इन्होंने कहा इंडोनेशिया और जो सिंगापुर वाले लोग हैं और चीन वाले लोग हैं, इनकी स्मॉल आइज किस कारण होती है? क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल अच्छी होती है, और यहाँ की ह्यूमिडिटी भी अच्छी है, और यहाँ पर जिसके कारण यहाँ पर अधिक मक्खी तथा मच्छर पाए जाते हैं, जिसके कारण ये अपनी आंखें पूरी ना खोलकर आधी खोलते हैं। तो मक्खी और मच्छर कहाँ से आए? तो मक्खी मच्छर जो थे वो नेचर ने दिया, यानी कि प्रकृति ने दिया, और यही कारण ये अपनी पूरी आंखें ना खोलकर इनको आधी आंखें खोलने की आदत पड़ गई, जिसके कारण ये अपने आप को मक्खी और मच्छर से सुरक्षित महसूस करते थे। इसलिए पूरी आंखें ना खोलकर ये आधी आंखें खोलने लगे, इसलिए इनकी आंखें छोटी हो गई। यानी कि इस पर पूरा जो प्रभाव पड़ा वो सिर्फ नेचर का पड़ा। इन्होंने भी कहा कि जो नेचर है वो सुपीरियर है, नेचर के ही कारण इनकी आंखें छोटी हो गई। कांट ने फिर अफ्रीका में पिग्मी जनजातियों पर अध्ययन किया। इन्होंने कहा कि जो ये लोग अपनी लाइफ सर्वाइव पेड़ों पर करते हैं, लाइफ सर्वाइव ऑन ट्री। ये लोग अपना जो घर कहाँ बनाते हैं? तो अपने जीवन यापन के लिए ये लोग पेड़ों पर रहते हैं। किस कारण रहते हैं? क्योंकि यहाँ पर हाई डेंस फॉरेस्ट है, ऊंचे जंगल, यहाँ पर अधिक जंगल पाए जाते हैं तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं, जिसमें स्नेक यानी कि सांप तथा बिच्छू और अनेक प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। उनसे सुरक्षा के लिए ये लोग अपने जीवन का यापन पेड़ों पर करते हैं। यानी कि जो सांप है, जो बिच्छू हैं, वो किसके द्वारा दिए गए हैं? वो नेचर द्वारा, प्रकृति द्वारा। और यहाँ पर भी पूर्ण रूप से प्रकृति का ही प्रभाव पड़ा। तो
जिस कारण इन्होंने कहा कि अगर जो कोई सुपीरियर है, अगर ये लोग यहाँ पर रह पा रहे हैं, पेड़ों पर रह पा रहे हैं, तो किसके कारण रह पा रहे हैं? क्योंकि इन्होंने इसी प्रकार अपने जीवन को ढाला है, इसी कारण प्रकृति के अनुसार अपने जीवन को ढाला है, इसी कारण ये वहाँ पर रह पा रहे हैं। और इन पर पूरा पूरा जो प्रभाव पड़ रहा है वो प्रकृति का पड़ रहा है, अर्थात प्राकृत जो है, इन्होंने भी यही कहा, आखिर जो प्राकृत है वही सुपीरियर है, वही सर्वोपरि है। कांट महोदय का कहना था जो ट्राइब्स इफेक्टेड बाय क्लाइमेट, यानी कि जो जनजातियों पर जलवायु का पूर्ण प्रभाव रहता है। इन्होंने ट्रॉपिकल रीजन, उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्रों का अध्ययन किया। इन्होंने कहा यहाँ पर टेम्परेचर अधिक है और टेम्परेचर अधिक होने के, तापमान अधिक होने का कारण ये लोग प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते हैं, लगातार कार्य नहीं कर पाते हैं, जिससे लोग असहाय तथा आलसी हो जाते हैं। और अगर लोग असहाय आलसी हो गए तो उनमें अंधविश्वास ज़्यादा होता है, उनमें अंधविश्वास जल्दी पनपता है। अंधविश्वास होने के कारण ये लोग दासतापूर्ण जीवन व्यतीत करने लगते हैं। इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जो अफ्रीका में दास्ता किसके कारण है? अगर ये दास्ता आया कहाँ से, तो दास्ता किसके कारण आया? नेचर के कारण, क्योंकि अफ्रीका में जो सहारा मरुस्थल है वहाँ का तापमान अधिक है। तापमान अधिक होने के कारण लोग लगातार कार्य नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वे असहाय हो रहे हैं और अंधविश्वास की ओर बढ़ते चले गए, जिसके कारण उसमें दास्ता पूर्व जीवन निर्धारित करने लगे। यानी कि जो अफ्रीका के लोग हैं उनमें दास्ता किसके कारण आई? तो नेचर के कारण। यानी कि यहाँ पर भी इन्होंने सर्वोपरि कौन है? तो सर्वोपरि नेचर है, पर्यावरण है, और मनुष्य जो है, मनुष्य पर्यावरण के हाथों की कठपुतली है। कुल मिलाकर ये जो निश्चयवादी लोग थे, इन्होंने प्राकृत को सुपीरियर माना, प्राकृत को सर्वोपरि माना। और कांट महोदय का भी कहना था, इनका भी स्टेटमेंट इसी के लिए, इनकी भी अवधारणा यह थी कि जो प्राकृत था वो सर्वोपरि है, तथा इन दोनों ने ही यही कहा कि प्राकृत सर्वोपरि है। अब हम दूसरा सिद्धांत अगली क्लास में पढ़ेंगे।